नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिर से आज हैं कल के जो बाकी बचे हुए सवाल थे और उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कल वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने की वजह से एक्सरसाइज 10.4 आपका कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज आपका एक्सरसाइज 10.4 के सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि कल के बचे हुए सवाल थे। तो आइए हम देरी ना करेंगे और जल्दी से, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा शेयर वेयर मार दीजिएगा। तो चलिए आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ए वेक्टर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक होंगे। एक्सरसाइज 10.4 हम सॉल्व करा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.4 आज हम सॉल्व करा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.4 के जो क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट द वेक्टर ए वेक्टर, अपने बुक में देखिएगा, हम चूंकि क्वेश्चन नहीं लिखवाए हैं, बुक में हम पढ़ रहे हैं। लेट द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी गिवन एज a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और सी वेक्टर है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। देन सो दैट, हमें शो करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये हमें प्रूव करना, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए आइए, देखिए ये हम लोग के सॉल्यूशन ये दिए हुए हैं, इसको हम लिखे हैं। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि ये लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले एलएचएस के लिए तो हमको बी प्लस सी फाइंड करना होगा ना, तब ना हम एलएचएस निकालेंगे। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? बी वेक्टर का वैल्यू है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और प्लस सी वेक्टर का वैल्यू है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, ठीक है। अब देखिए i कैप जुड़ेगा, यानी कि b1 प्लस c1 i कैप प्लस b2 प्लस c2 j कैप प्लस b3 प्लस c3, ये हो गया आपका k कैप, ठीक है। LHS इक्वल टू है फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, ये चीज़ है। तो ए वेक्टर का वैल्यू है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू है b1 प्लस c1 i कैप प्लस b2 प्लस c2 j कैप प्लस b3 प्लस c3 k कैप। चलिए ये चीज़ है। अब हम लोग क्या करेंगे, i कैप j कैप k कैप a1 a2 a3, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। और जैसे कि ये फर्स्ट वेक्टर वाला सब a1 a2 a3 लिखते हैं, सेकंड वाला सब लिखते हैं ना, जैसे कि डिटरमिनेंट किया जाता है। लास्ट क्लास में हमको बता चुके हैं b1 प्लस c1, फिर ये हो जाएगा b2 प्लस c2, फिर ये हो जाएगा आपका b3 प्लस c3। अब देखिए यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ तक जल्दी से आप नोट कर लीजिए। फिलहाल हमारे मिटाने वाले ठोक हो गया, चलिए ठीक है। देखिए, तो हम इसको लिख लिए होंगे, तो आइए यहाँ तक लिख लिए। तो अब जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम टू डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। i कैप j कैप k कैप a1 a2 a3 और b1 b2 b3 प्लस, देखिए हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी वन रो या तो कोई भी एक कॉलम का सारा ही एलिमेंट अगर टू टर्म में एक्सप्रेस्ड किया हुआ है, तो उस केस में हम उस डिटर्मिनेंट को हम टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ कहता है कि यहाँ पे जो मेन डिटर्मिनेंट है, इसका जो थर्ड रो है वो टू टर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो हम इसको टू अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। ऐसा प्रॉपर्टी है, आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिए होंगे। i कैप j कैप k कैप a1 a2 a3, और ये हो जाएगा c1 c2 c3। ये आ गया आपका LHS का वैल्यू। चलिए अब RHS फाइंड करेंगे, तब तक यहाँ से लिख लीजिए।
आरएचएस में कहता है, एलएचएस तो हो गया। सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा आई कैफ जे कैफ के कैफ। ए वेक्टर का वैल्यू है A1 A2 A3 और देखिए ऐसा होगा ना, दिक्कत है तो पहले समझ लीजिए। ए वेक्टर का वैल्यू रख देंगे A1 आई कैफ प्लस A2 जे कैफ प्लस A3 के कैफ क्रॉस B1 आई कैफ प्लस B2 जे कैफ प्लस B3 के कैफ। ठीक है, ये हो गया। फिर अब इसको डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस करते हैं जे कैफ, और ये हो गया के कैफ। A1 A2 A3 ये हो जाएगा आपका B1 B2 B3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। फिर अब हम लोग फाइंड करेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर का वैल्यू है A1 आई कैफ प्लस A2 जे कैफ प्लस A3 के कैफ क्रॉस सी वेक्टर का वैल्यू है C1 आई कैफ प्लस C2 जे कैफ प्लस C3 के कैफ। ठीक है, तो अब देखिए इसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे आई कैफ जे कैफ के कैफ, ये हो जाएगा A1 A2 A3 C1 C2 C3। ठीक है, अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। आरएचएस बराबर क्या है, आरएचएस इक्वल टू है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो है आई कैफ जे कैफ के कैफ, ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस इसका वैल्यू है आई कैफ जे कैफ के कैफ, और ये हो जाएगा A1 A2 A3 C1 C2 C3। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या किए ना कि जो हमारा LHS का वैल्यू था वही हमारा RHS का वैल्यू भी आ गया है। हैंस हम कह सकते हैं यहाँ से हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। ठीक है, चलिए इसको फर्स्ट से लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ आइदर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से तैयारी रखिए, यदि पूछ दे तो। ठीक है, जैक बोर्ड में अगर देखा जाए तो सारा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही आता है। यदि आप सारे ही क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए, एक दो क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता है, लेकिन सेम क्वेश्चन देता है। यदि आप एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लिए तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, हालांकि आपको मेरा दोबारा कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप किस तरह से तैयारी कीजिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो भी बता दिए जाएंगे। और आज ही आपके जो मॉडल सेट पेपर जैक द्वारा दिए गए हैं तो वो आज आपके भी एक सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो इसके बाद आपकी वीडियो वो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देखते हैं। तो आइए क्या कहता है क्वेश्चन। ये कहता है कि दिया हुआ है ना कि ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर है, बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर है, तो दोनों में से कोई यदि जीरो वेक्टर है तो श्योर है कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होता है, डॉट भी जीरो होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर दिया हुआ है। इज द कन्वर्स ट्रू, कहता है कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है। कन्वर्स मतलब हम बताए थे कि इसका उल्टा, उल्टा मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो कहता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर है, तो कन्वर्स ट्रू है कि नहीं ये बताना है। यानी कि बुक में जैसे कि अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, तो हमें इसका उल्टा प्रूफ करना है कि यदि ये है तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रू है कि नहीं बताना है। तो चेक करेंगे ट्रू है कि नहीं, आपको एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन लेट। मान लेंगे ए वेक्टर इक्वल टू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक बी वेक्टर इक्वल टू मान लेंगे 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और
या तो 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, दो ऐसा वेक्टर लेना होगा कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और दोनों ही वेक्टर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब ए क्रॉस बी तो जीरो आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √3। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है, 3 को 16 है तो ये हो जाएगा 4√3। ठीक है, तो देखिए यानी कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये नॉट इक्वल टू जीरो है और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये नॉट इक्वल टू जीरो है। लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो देखिए जीरो आ सकता है। जे कैप और के कैप 1 1 1 4 4 4, तो आई कैप यहाँ पे क्या लिख सकता है? 4 माइनस 4 हो जाएगा माइनस जे कैप 4 माइनस 4 हो जाएगा प्लस के कैप, यहाँ भी 4 माइनस 4 हो जाएगा यानी कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यानी कि हम इसको जीरो वेक्टर लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू आया ये कैसा है? एक जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो बस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू आया ये आपका जीरो वेक्टर आया व्हेन ए वेक्टर क्या है क्वेश्चन? नॉट इक्वल टू था ना, ए वेक्टर नॉट मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो देखिए अब हम कह सकते हैं कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका सीधे में क्या था कि यदि ए वेक्टर जीरो वेक्टर था और बी वेक्टर जीरो वेक्टर था, ठीक है, या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर बी वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर। देखिए जब ये दोनों जीरो था तो ये जीरो हो गया है, लेकिन इसका कन्वर्स असत्य आ गया है। असत्य कैसे है? ये जब जीरो है तो देखिए ये दोनों जीरो नहीं आया। देखिए ए क्रॉस बी तो जीरो आया, लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं आया। ये नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, दैट मीन्स नॉन जीरो वेक्टर आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो कन्वर्स है वो क्या होगा? वो ट्रू होगा। तो हैंस लिख सकते हैं, यहाँ पे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हैंस कह सकते हैं हैंस द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी ओ सी दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपका एरिया पूछा है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर में वो क्या होता है? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होता है? वो ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड होता है। दैट मीन्स ये वाले ट्रायंगल का यदि हमको एरिया फाइंड करना है तो उस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन ट्रायंगल का कोई भी 2 एडजेसेंट साइड निकालेंगे, एडजेसेंट साइड का वेक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद ही इन फॉर्मूला में रख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। या तो ए बी और बी सी निकालेंगे या तो कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे जो है हम वो एडजेसेंट साइड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तीनों साइड का तो हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना होगा। दैट मीन्स ओ ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप।
ओ बी वेक्टर हो जाएगा आपका 2i प्लस 2i प्लस 3j प्लस 5k और ओ सी वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा i प्लस 5j प्लस 5k। ठीक है, अब देखिए हम लोग ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ए बी वेक्टर फाइंड करने से के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर का वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस ओ ए वेक्टर का वैल्यू है i प्लस j प्लस 2k। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस i माइनस j माइनस 2k। ठीक है, 2i माइनस i हो जाएगा i 3j माइनस j हो जाएगा 2j 5k माइनस 2k प्लस 3k। ठीक है, ये ए बी वेक्टर फाइंड कर लिए। अब हम लोग निकाल लेंगे ए बी वेक्टर निकाल लिया ना, ए बी निकालने है तो इसका एडजेसेंट क्या हो गया, ए बी निकालने है तो हमको ए सी फाइंड करना होगा। चलिए, तो ए सी कोई भी दो निकाल सकते हैं। ए सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर का वैल्यू है i प्लस 5j प्लस 5k माइनस ओ ए वेक्टर का वैल्यू i प्लस j प्लस 2k i प्लस j प्लस 2k। तो देखिए i माइनस i 0 i 5j माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस 4j हो जाएगा और 5k माइनस 2 हो जाएगा प्लस 3k। ठीक है, ये आ गया आपका ए सी वेक्टर का वैल्यू। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का वैल्यू होगा i j k और ए बी का वैल्यू 1 2 3 और यह हो जाएगा 0 4 3। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग और भी कर सकते हैं i। तो i अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो 2 4 3 3 माइनस j ये हो जाएगा 1 0 3 3 प्लस k ये हो जाएगा 1 0 2 4 1 0 2 4। ठीक है, तो i यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस 12 माइनस j ये हो जाएगा 3 माइनस 0 प्लस k। ये इस तरह का मल्टीप्लाई किया जाता है, 4 इंटू 1 4, इधर से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस आता है। ये आप डिटर्मिनेंट में पढ़ लिए होंगे, यहाँ पे तो हम नहीं बता सकते हैं। देखिए 6 माइनस 12 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 i माइनस 3 j प्लस 4k। ठीक है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का वैल्यू आ गया। नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें फाइंड करना था। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ए क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का हो जाएगा, का क्या होगा मैग्नीट्यूड। तो 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का जो वैल्यू आया माइनस 6 i माइनस 3 j प्लस 4k। ठीक है, चलिए इसका मैग्नीट्यूड फट से फाइंड करते हैं। फिलहाल यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 1/2 ये हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 16। तो इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 1/2 36 प्लस 25, तो 1/2 रूट 61 इसका वैल्यू आ गया। देखते हैं आंसर कितना है।
हाँ 1/2√61 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आपका ये है क्या कहते हैं वो एरिया है। चलिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आंसर हो गया, जल्दी से लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया पूछा है, क्वेश्चन आने की चांसेस है इसका, है ना। Which adjacent sides are determined by the vector a vector और b vector, जिसका adjacent side यानी कि सम्मुख भुजा दिया हुआ है। तो आपको भी हम बताए थे कि पैरेललोग्राम का फॉर्मूला फाइंड करने का, एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला आता है। तो चलिए क्या दिया हुआ है आपका, ए वेक्टर इक्वल टू हुआ आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ 1 माइनस 1 3, और ये हो जाएगा 2 माइनस 7 1, ये होता है फॉर्मूला। तो आई कैप यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके ये जिस रो में होता है उसके कॉलम को छोड़ते हैं, रो को छोड़ते हैं, बाकी एलिमेंट सब रखते हैं। ये आपको हमसे बेहतर ही मालूम होना चाहिए। जे कैप को छोड़ेंगे तो 1 2 3 1 प्लस के कैप, ये हो जाएगा 1 2 1 2 माइनस 1 माइनस 7, ठीक है। तो आई कैप ये हो जाएगा -1, और इधर से जब मल्टीप्लाई करते तो एक माइनस और आता है यानी कि प्लस 21, माइनस जे कैप ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस के कैप, और ये हो जाएगा -7 प्लस 2, तो 20 आई कैप, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 जे कैप, और ये हो जाएगा -5 के कैप, ठीक है। चलिए अब इसका फाइंड कर लेंगे, जल्दी से यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए ना, देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू कितना है 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक है। तो रूट 20 होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 425, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है। नहीं 450 आ जाएगा ना, 450, ठीक है, सही है। इसका वैल्यू होता है 15√2 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू √2/3। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2/3 दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। आपको हम बताए थे कि एंगल फाइंड करने का दो प्रोसेस होता है, एक होता है cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एक होता है साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। देखिए आपको हम बताए थे कि दोनों से भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको डॉट दिया हुआ रहेगा तो कॉस से निकालेगा, क्रॉस दिया हुआ रहेगा तो साइन से, लेकिन अभी क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट उसका यूनिट वेक्टर है, तो आपको साइन से फाइंड करेंगे, क्लियर है। अब देखिए दिया हुआ है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, देयरफॉर अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1। वी नो दैट
उसके बाद लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देन क्या होगा, हम लिख सकते हैं भाई साइन थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए वेक्टर का वैल्यू है आपका 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √2/3। ये और ये कैंसिल, तो बच गया आपका 1/√2। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू यदि 1/√2 है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा कितना भी 1/2√2 देता है, तो साइन π/4 में देता है। तो साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू π/4 आया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसको लिख लीजिए। अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको, नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए बाकी है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का भी हम क्वेश्चन नहीं लेके, आप बुक से देख लीजिए। हम पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना जिसका वर्टिसेस ABCD दिया हुआ है विथ पोजीशन वेक्टर। ये सबका कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर को तो हम OA वेक्टर ही कहेंगे ना, जो कि OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, ये OD वेक्टर, ये सारे का पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। आपको इसका एरिया फाइंड करना। आप भी जानते हैं, हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करेंगे, जब कोई दो एडजेसेंट साइड निकालते हैं। BA और BC फाइंड करेंगे, या तो CB और CD करेंगे, या तो DA और DC करेंगे। हो गया, बात खत्म। तो चलिए करते हैं कोई भी। चलिए AB वेक्टर करते हैं, या तो BA वेक्टर। चलिए BA वेक्टर निकालते हैं। तो एडजेसेंट साइड इसको निकालते हैं एगो, या तो इसको, कोई भी आप दो फाइंड कर सकते हैं। तो BA वेक्टर यानी कि OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो OA वेक्टर का वैल्यू है -i प्लस 1/2 j प्लस 4k, और OB वेक्टर का वैल्यू है i प्लस 1/2 j प्लस 4k। ठीक है, तो -i प्लस 1/2 j प्लस 4k माइनस i माइनस 1/2 j माइनस i माइनस 1/2 j माइनस 4 हो जाएगा k। देखिए -1/2 j ये और ये कैंसिल, 4k ये भी और ये कैंसिल, -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब BA निकाल लेंगे, BC भी निकाल लेंगे। BC वेक्टर इक्वल टू होगा OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो OC वेक्टर का वैल्यू है i माइनस 1/2 j प्लस 4k माइनस OB वेक्टर का वैल्यू i प्लस 1/2 j प्लस 4k। ठीक है, तो i माइनस 1/2 j प्लस 4k माइनस i माइनस 1/2 j माइनस 4k। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस i माइनस i कैंसिल हो जाएगा, -1/2 j माइनस 1/2 j, जो कि क्या हो जाएगा माइनस j हो जाएगा, क्योंकि -1/2 माइनस 1/2 -1 होगा। चलिए यहाँ तक आ चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, तब तक यहाँ तक लिख लीजिए। अब जो है BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर फाइंड करेंगे। तो BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर क्या होगा, i j k। देखिए यहाँ पे क्या i है, हाँ है -2, j है नहीं तो 0 है, k भी नहीं है यानी कि 0 है। यहाँ पे क्या i नहीं है यानी कि 0, j का वैल्यू कितना है -1, और k का वैल्यू कितना होगा 0। तो i ये हो जाएगा 0 -1 0 0 माइनस j, और ये हो जाएगा -2 0 0 0, और ये हो जाएगा
प्लस के कैफ, इसका वैल्यू आ जाएगा -2 0 0 -1। तो आई कैफ इधर हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, इसको भी 0, माइनस जे कैफ, ये भी 0 -0 हो जाएगा, प्लस के कैफ, और ये भी हो जाएगा 2 -0 हो जाएगा। ठीक है, तो बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का वैल्यू आ गया आपका 0 आई कैप प्लस -0 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है फॉर्मूला में, तो रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √4, यानी कि ये आ गया 2। Hence area of the parallelogram इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, तो ये आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया उसका आंसर। तो चलिए 2 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब जो है ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं आपका एग्जाम्पल का सवाल कुछ सॉल्व कर देंगे। तो एग्जाम्पल के सवाल सॉल्व कर देने के बाद हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन उससे पहले हमारा विचार है, आपके जो मॉडल क्वेश्चन दिए गए हैं जैक बोर्ड द्वारा, वो क्वेश्चन आपके हम सॉल्व करा देंगे। आज ही वीडियो अपलोड कर लिया जाएगा। तो यदि आपको कोई दिक्कत है तो मॉडल क्वेश्चन में हमारे वीडियो से आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे एनर्जी के लिए लाइक का भी एक बटन आता है, उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी इसमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आपके लिए दे सकें। तब तक मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।